12 अप्रैल 1992। मुंबई की एक आम सी सुबह। लोग चाय पी रहे थे। स्टॉक मार्केट खुलने वाला था और देश को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में एक ऐसी खबर सामने आने वाली है जो भारत की फाइनेंशियल हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगी। एक आदमी जिसे कुछ लोग जीनियस बोलते थे, कुछ लोग स्टॉक मार्केट का किंग और कुछ लोग भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मैजिशियन। उसका नाम था हर्षद मेहता। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह नहीं थी कि उसने हजारों करोड़ रुपए कमा लिए थे। हैरानी की बात यह थी कि शायद किसी को समझ ही नहीं आया कि ये सब हो कैसे रहा था। और जब सच सामने आया तो सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं बल्कि देश के बेड बैंक्स भी हिल गए। आज की स्टोरी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये स्टोरी है ग्रीड की, पावर की, सिस्टम की कमजोरियों की और एक ऐसे आदमी की जिसने पूरे देश को यकीन दिला दिया था कि वो कभी हार नहीं सकता। लेकिन हर एम्पायर की तरह इस एम्पायर में भी एक क्रैक था और वही क्रैक सब कुछ बर्बाद करने वाला था। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं मिडनाइट फाइल्स। अगर आपको ऐसी रियल क्राइम और डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज पसंद है तो चैनल मिडनाइट फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट्स। हर्षद मेहता का जन्म किसी अमीर परिवार में नहीं हुआ था, ना ही उसके पास कोई बिजनेस एम्पायर था। वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आता था। लेकिन एक चीज उसमें अलग थी, उसकी भूख, पैसे की भूख, सक्सेस की भूख और सबसे ज्यादा बड़ा बनने की भूख। मुंबई आने के बाद उसने छोटी मोटी जॉब्स की, कभी सेल्समैन, कभी क्लर्क, लेकिन उसकी नजर हमेशा एक जगह टिकती थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उस समय स्टॉक मार्केट आम आदमी के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। अंदर क्या होता है, कौन पैसा कमाता है, कौन बर्बाद होता है, ये सब बाहर वालों को नहीं पता होता था। लेकिन हर्षद ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत ध्यान से, और धीरे धीरे उसने मार्केट के पैटर्न्स समझने शुरू कर दिए। लेकिन हर्षद सिर्फ मार्केट को समझ नहीं रहा था, वो सिस्टम की उन कमजोरियों को भी देख रहा था जिन्हें बाकी लोग इग्नोर कर रहे थे। और वही कमजोरी एक दिन उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। 1980 के आखिर तक हर्षद मेहता स्टॉक ब्रोकर बन चुका था। अब उसके पास क्लाइंट्स द, कॉन्टैक्ट्स द और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस था। वो रिस्की बेट्स लगाता था और कई बार जीत भी जाता था। जितनी उसकी सक्सेस बढ़ती गई उतना हाई लोग उस पर भरोसा करने लगे। इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि जिस स्टॉक को हर्षद छू दे वो सोना बन जाता है। मीडिया उसकी तारीफ कर रहा था, मार्केट उसके नाम पर रिएक्ट करता था और धीरे धीरे हर्षद मेहता एक ब्रोकर से ज्यादा एक सेलिब्रिटी बन गया। उसके इंटरव्यूज आने लगे, लक्जरी कार्स, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल और एक ऐसी इमेज जो उस समय किसी फिल्म स्टार से कम नहीं थी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, इतना पैसा कहां से रहा था? क्या हर्षद वाकई इतना ब्रिलियंट था या एफआईआर पिक्चर के पीछे कुछ और चल रहा था? और इसी जगह से स्टोरी और डेंजरस हो जाती है, क्योंकि हर्षद ने स्टॉक मार्केट को नहीं बैंकिंग सिस्टम को समझ लिया था। और जब किसी इंसान को सिस्टम का हिडन शॉर्टकट मिल जाए तब कहानी अक्सर अच्छी खत्म नहीं होती। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे एक आम ब्रोकर धीरे धीरे स्टॉक मार्केट का सुपरस्टार बन गया। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पार पहुंचने वाली है जहां से सब कुछ बदल गया। हर्षद मेहता को समझ आ गया था कि असली पावर स्टॉक मार्केट में नहीं, बैंक्स के पास है।
उस समय भारत में बैंक्स एक दूसरे को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उधार देते थे। ये एक नॉर्मल प्रोसेस था, लेकिन इस प्रोसेस के बीच में एक ऐसा लूप होल छुपा हुआ था जिसे बहुत कम लोग समझते थे। और हर्षद ने इस लूप होल को सिर्फ समझा नहीं, उसका इस्तेमाल करना भी सीख लिया। रिटेंशन हुक। और हैरानी की बात यह है कि जिस ट्रिक का उसे वो कर रहा था, उसमें कुछ समय तक किसी को शक भी नहीं हुआ। अब थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए बैंक ए को कुछ दिन के लिए पैसे चाहिए और बैंक बी के पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हैं। तो दोनों बैंक्स आपस में डील करते थे, बीच में ब्रोकर होता था और वही ब्रोकर ट्रांजैक्शन को अरेंज करता था। हर्षद भी उन्हीं ब्रोकर्स में से एक था। लेकिन एक दिन उसने नोटिस किया कि सिस्टम में वेरिफिकेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। कई जगह ट्रस्ट पर काम चल रहा था, डॉक्यूमेंट्स मैन्युअली वेरीफाई होते थे, रिकॉर्ड्स इंस्टेंटली क्रॉस चेक नहीं होते थे। और यही से उसके दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आया। क्या होगा अगर बैंक के पैसे कुछ समय के लिए स्टॉक मार्केट में लगा दिए जाएं और फिर प्रॉफिट कमाकर वापस कर दिए जाएं? सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब अमाउंट हजारों लाखों नहीं करोड़ों में हो तो गेम पूरी तरह बदल जाता है। हर्षद ने धीरे धीरे बैंकिंग फंड्स को मार्केट में डाइवर्ट करना शुरू किया और एफआईआर उसने टारगेट किए कुछ स्पेसिफिक शेयर्स, पर्टिकुलरली वो शेयर्स जिन्हें इजीली ऊपर पुश किया जा सकता था। सबसे फेमस एग्जाम्पल था एसीसी। एक समय पर एसीसी का शेयर कुछ 100 रुपए के आसपास था, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगी। लोग हैरान थे, एक्सपर्ट्स कंफ्यूज्ड, इन्वेस्टर्स एक्साइटेड, और हर्षद हर रोज और पावरफुल होता जा रहा था। लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज हो रही थी जो बाहर से देखने पर सक्सेस लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक टाइम बॉम्ब बन चुकी थी। जब कोई शेयर लगातार ऊपर जाता है तो लोग सोचने लगते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी होगी, और वही हुआ। रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में कूद पड़े। सबको लग रहा था कि हर्षद जहां पैसा लगा रहा है वही फ्यूचर है। टीवी चैनल्स उसकी बात कर रहे थे, न्यूज़पेपर्स उसके इंटरव्यूज छाप रहे थे। उसकी इमेज एक फाइनेंशियल जीनियस की बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो, लेकिन असल में फॉर्मूला कुछ और था। पैसे का फ्लो। जितना ज्यादा पैसा मार्केट में आता उतनी ज्यादा प्राइसेस बढ़ती, जितनी प्राइसेस बढ़ती उतने ज्यादा नए इन्वेस्टर्स आते, और जितने नए इन्वेस्टर्स आते उतनी ज्यादा हर्षद की रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग होती। ये एक साइकिल थी, और ये साइकिल अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसे रोकना मुश्किल लग रहा था। हर्षद के घर के बाहर लक्जरी कार्स खड़े रहती थी। उसकी लाइफस्टाइल हेडलाइंस बनने लगी थी। लोग उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस एम्पायर की फाउंडेशन कितनी कमजोर थी। रिटेंशन हुक। और फिर एक छोटी सी गलती हुई, बस एक गलती, जो धीरे धीरे पूरे स्कैम का दरवाजा खोलने वाली थी। कुछ बैंकर्स को ट्रांजैक्शंस में अनयूजुअल चीजें नजर आने लगी। कुछ रिकॉर्ड्स मैच नहीं हो रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सपेक्टेड जगह पर नहीं मिल रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सपेक्टेड जगह पर नहीं मिल रहे थे। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन सवाल बढ़ते गए, और जब सवाल बढ़ते हैं तो किसी ना किसी दिन जवाब भी सामने आता है। हर्षद को शायद लग रहा था कि सिस्टम उसके कंट्रोल में है, लेकिन सिस्टम के अंदर ही कुछ लोग ऐसे थे जो अब नंबर्स को दोबारा चेक कर रहे थे, और उन्हें जो दिखने वाला था वो भारत के फाइनेंशियल हिस्ट्री का सबसे बड़ा शॉक बनने वाला था।
अगले पार्ट में एक जर्नलिस्ट की इन्वेस्टिगेशन पूरे देश को हिला देगी। अब तक पूरे देश को पता चल चुका था कि कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है, लेकिन किसी को एग्जैक्ट पिक्चर नहीं पता थी। हर दिन नए डॉक्यूमेंट्स सामने आ रहे थे, नए नाम सामने आ रहे थे, और इन्वेस्टिगेशन हर गुजरते दिन के साथ और गहरी होती जा रही थी। हर्षद मेहता, जो कुछ महीने पहले फाइनेंशियल वर्ल्ड का किंग था, अब एजेंसीज के रडार पार था। उसके ऑफिसेस, उसके रिकॉर्ड्स, उसके ट्रांजैक्शंस, सब कुछ चेक किया जा रहा था। और फिर शुरू हुई रेड्स। न्यूज चैनल्स पर बस एक ही नाम चल रहा था, हर्षद मेहता। पूरे देश की नजर उस पर टिक गई थी। रिटेंशन हुक। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसी बात सामने आई जिसने लोगों को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। क्या हर्षद अकेला था, या एफआईआर इस गेम में और भी बेड लॉग शामिल थे? ये सवाल हर जगह पूछा जा रहा था। जितनी एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करती गई, उतनी ही कहानी उलझटी गई। एक तरफ इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा खो चुके थे, दूसरी तरफ बैंक्स जिन्हें अपने सिस्टम्स पर सवाल का सामना करना पड़ रहा था, और तीसरी तरफ हर्षद मेहता था, जो लगातार ये कह रहा था कि वो पूरी कहानी का अकेला कैरेक्टर नहीं है। उसका कहना था कि सिस्टम के अंदर बहुत लोग सब कुछ जानते थे। ये स्टेटमेंट मीडिया में आग की तरह फैल गई। और फिर आया वो ट्विस्ट जिसने पूरे देश को फिर से शॉक कर दिया। हर्षद मेहता ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। उसने दावा किया कि उसने उस समय के प्राइम मिनिस्टर को 1 करोड़ रुपए दिए थे। ये एलिगेशन इतना बड़ा था कि तुरंत नेशनल हेडलाइंस बन गया। टीवी डिबेट्स, पॉलिटिकल डिस्कशंस, न्यूज रिपोर्ट्स, हर जगह बस इसी बात की चर्चा होने लगी। रिटेंशन हुक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या इस क्लेम का प्रूफ था? देश जवाब ढूंढ रहा था, मीडिया जवाब ढूंढ रही थी, अथॉरिटीज जवाब ढूंढ रही थी। लेकिन कंट्रोवर्सी और कंफ्यूजन बढ़ते गए। हर्षद के सपोर्टर्स कहते थे कि वो सच बोल रहा है, लेकिन सच कुछ और था। साल बीत रहे थे, लेकिन हर्षद मेहता का नाम अब भी हेडलाइंस में था। कोर्ट केसेस चल रहे थे, इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, और पूरा देश अब भी इस स्कैम के असर को महसूस कर रहा था। कई इन्वेस्टर्स अपनी लाइफ की सेविंग्स खो चुके थे। कई लोगों का स्टॉक मार्केट पर भरोसा टूट चुका था, और फाइनेंशियल सिस्टम को दोबारा खड़ा करने में सालों लगने वेल। लेकिन फिर 31 दिसंबर 2001 एक खबर सामने आई। हर्षद मेहता की जेल कस्टडी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो सिर्फ 47 साल का था। और इसी के साथ भारत के सबसे मशहूर स्टॉक ब्रोकर की कहानी अचानक खत्म हो गई। या शायद सिर्फ उसकी जिंदगी खत्म हुई थी, कहानी नहीं। क्योंकि आज भी जब स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक की प्राइस अचानक रॉकेट की तरह बढ़ती है, जब लोग बिना रिसर्च के भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, जब किसी एक इंसान को मार्केट का मेसाया समझने लगते हैं, तब हर्षद मेहता का नाम एफआईआर याद आता है। फाइनल हुक। और शायद इसीलिए हर्षद मेहता को समझना जरूरी है। ना इसलिए कि उसने कितना पैसा कमाया, ना इसलिए कि उसने कितना बड़ा स्कैम किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी स्टोरी एक डेंजरस लेसन सिखाती है। फाइनेंशियल दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं होती,
सबसे महंगी चीज होती है भरोसा। और जब भरोसा टूटता है तो उसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। एक मिडिल क्लास लड़का जिसने सपने देखे, सिस्टम को समझा, सिस्टम को हारा और फिर वही सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो गया। ये कहानी ग्रीड की थी, पावर की थी और उस पतली सी लाइन की थी जो जीनियस और फ्रॉड के बीच होती है। आज भी लोग डिबेट करते हैं। कुछ लोग यूज फाइनेंशियल जीनियस मानते हैं, कुछ लोग यूज स्कैमर। लेकिन एक बात पर लगभग सब सहमत है। हर्षद मेहता ने भारत के स्टॉक मार्केट का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। आईसीआई, उसका नाम आज भी जिंदा है। आपका क्या मानना है? हर्षद मेहता एक विजनरी था या एक स्कैमर? कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब